हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और ये क्वेश्चन GS 1, 2, 3 एंड 4 से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नाइट में इन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को ऐसे राइटिंग सेशंस हम लोग कंडक्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो ऐसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, इनको पीयर इवेल्युएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। क्या नाम है उसका? प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। तो इस पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए, आज का जो ये सेशन है इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन GS 2 से बिलोंग करते हैं। एक क्वेश्चन पॉलिटी से हमने लिया है और एक क्वेश्चन IR से हमने लिया है। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस कर लेंगे। अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लर्नर की आंसर शीट डिस्कस करेंगे। उसका पर्पज़ क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ताकि आपको पता लगे कि कहाँ पे आप फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले देखिए, पॉलिटी क्वेश्चन है, 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है। मीन्स ब्रीफ में आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरह से मैंने आंसर्स देखे हैं आप लोगों के, तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है इसमें भी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सिंस DPSP प्ले अ क्रूशियल रोल टूवर्ड्स वेलफेयर ऑफ पीपल, they can be considered as even more significant than the fundamental rights discussed। क्या कहा जा रहा है कि जो DPSP हैं वो वेलफेयर में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, इसलिए उनको फंडामेंटल राइट से भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जा सकता है। ये आपको डिस्कस करना है। बेसिकली बात हो रही है कि फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSP कौन सुपीरियर है, ये बात हो रही है। और इसका जवाब लक्ष्मीकांत में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने काफ़ी सही से नहीं लिखा है, अगर मैं कहूँ तो। क्योंकि क्वेश्चन तो हम समझ गए, आंसर भी हमको पता है, लेकिन किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, ये जो इशू था ना, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSP, ये बेसिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि DPSP में कुछ प्रोविजंस थे, जैसे कि आर्टिकल 46, जिसमें SC ST के लिए आप उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ पॉलिसी वगैरह बना सकते हो। जबकि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 15, 16 क्या बोलते थे? नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर DPSP को इम्प्लीमेंट करते हो तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाते हैं। तो कैसे करें? तो मैटर कोर्ट्स में चले जाते हैं। ठीक है, 1951 आपको याद आ रहा है, दोराई राजन केस था, फिर गोलकनाथ केस आया, उसके बाद केशवानंद भारती आया, फिर फाइनली मिनर्वा मिल में जाके सब कुछ सेटल हुआ। तो अगर यह बैकग्राउंड आपको पता नहीं है तो फिर आप अच्छे से आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताया है। तो देखिए, बेसिकली इसमें यह कहा गया है DPSP क्रूशियल है वेलफेयर के लिए, तो ये तो आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा कि भाई किस तरह से DPSP क्रूशियल है। बट ये जो बात कही गई है कि DPSP जो है वो फंडामेंटल राइट से भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा ये चीज़ सही है कि गलत है। और आप सभी लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स भी क्रूशियल हैं। ठीक है, तो फिर आपको अपनी ओपिनियन यहाँ पे देनी पड़ेगी और देख लेते हैं क्या डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे DPSP की इंपॉर्टेंस, तो बताइए। देन ये बताइए कि किस तरह से फंडामेंटल राइट्स भी क्रूशियल हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये सही नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स भी क्रूशियल हैं, उसको बताइए। और ये जो चीज़ है कि कौन सुपीरियर है कौन नहीं है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये कहाँ पे बताई गई थी? मिनर्वा मिल में। तो वो आपके आंसर में आना चाहिए, उसके बाद आप कंक्लूड करोगे। ठीक है, तो अगर मिनर्वा मिल केस आपके आंसर में नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए, जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो आप यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिख सकते हैं,
आप डीपीएसपी के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये आपको बेसिक राइट्स प्रोवाइड करते हैं। पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 इसको आप मेंशन कर सकते हो। जब इसको मेंशन कर रहे हो तो फिर आपको डीपीएसपी भी मेंशन करना पड़ेगा कि उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। आप जानते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने के लिए डीपीएसपी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की तो यहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात होती है। ये सब आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन देखिए इससे अच्छा होगा MC चागला जो हमारे फॉर्मर CJI थे, इनका स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट अगर आप लिख देंगे ना, लक्ष्मीकांत से मैंने लिया है, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, इनको आप एक A4 शीट में लिख लो, याद कर लो। ऐसे में मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में। इन्होंने क्या कहा था, इफ ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर फुल्ली कैरिड आउट आवर कंट्री वुड इंडीड बी ए हेवन ऑन अर्थ। स्वर्ग बन जाएगी। India would then be not only democracy in a political sense but also a welfare state looking after the welfare of its citizens। यही बात तो क्वेश्चन में कही गई है। तो अगर ये कोटेशन आपको पता है तो मजा आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, ठीक है। तो सोर्स तो आपके पास है ही सही। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो डीपीएसपी, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जो मैंने पहले ही आपको यहाँ पे दी है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है, बट इन माई ओपिनियन ये सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन की डिमांड है वो आप फुलफिल कर रहे हो। अब बात आती है कि जब हम वेलफेयर की बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं तो किस तरह से डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, ये बात बताई गई थी केशवानंद भारती केस में। क्या कहा गया था कि देखिए ये बेसिकली जो बेसिक फिलोसॉफी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो इसमें शामिल है और ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आपको किन रूल्स का फॉलो करना है, किन पॉलिसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। जब भी आप गवर्नेंस वगैरह करते हैं तो उसमें क्या रूल्स को आपको फॉलो करना है, ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो याद दिलाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे किसी तरह की लिमिटेशन नहीं है। फंडामेंटल राइट में आपको लिमिटेशन मिलती है, जबकि यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। जैसे ही आपके पास रिसोर्सेज आते हैं आप एक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसके इंपॉर्टेंट है। देन इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर आप डीपीएसपी देखेंगे तो उसमें वुमेन के लिए भी प्रोविजन है, उसमें पुअर के लिए भी है, उसमें जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए भी प्रोविजंस हैं, उसमें जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी प्रोविजंस हैं, उसमें जो SC ST हैं उनके लिए भी प्रोविजन है, जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी प्रोविजन है। मीन्स सभी सेक्शन को यहाँ पे कवर किया गया है, तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है ना। देन लिस्ट ऑफ एरियाज ऑफ गवर्नेंस, भाई किस किस एरिया में आपको फोकस करना चाहिए वो भी बताया जा रहा है। जैसे कि फ्री लीगल एड, इसके अलावा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना, इंपॉर्टेंट चीज इक्वल वर्क। देन वर्कर्स पार्टिसिपेशन, इसकी भी बात होती है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इसकी भी बात होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी भी बात होती है। तो ये सभी एरिया बताए गए हैं कि गवर्नमेंट का फोकस किस चीज पे होना चाहिए। इसके अलावा देखिए और भी इसके फायदे हैं, इंपॉर्टेंस है। वो क्या है देखिए, बेसिकली ये प्रियम्बल को एम्पलीफाई करते हैं। अगर आप डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करते हैं तो इक्वलिटी, जस्टिस, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं ये अपने आप स्ट्रेंथन हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को जज करना है तो क्या वो डीपीएसपी के प्रोविजंस को फॉलो कर रही है क्या, अगर हाँ इसका मतलब गवर्नमेंट अच्छे से वेलफेयर कर रही है, अगर नहीं तो नहीं कर रही है। तो ये सब प्रोविजंस आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डीपीएसपी की क्या इंपॉर्टेंस है। समझ में आ गया? बढ़े आगे। तो देखिए ये तो हमने बता दिया कि डीपीएसपी किस तरह से इंपॉर्टेंट है, बट ये तो केवल वन साइडेड स्टोरी हुई ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली उनका मतलब है और वो तो इन्फोर्सेबल भी हैं, जबकि डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है। तो उनका क्या रोल है वो आप बता दीजिए। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं एक इंडिविजुअल के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, भले ही वो स्पिरिचुअल डायमेंशन हो, मटेरियल डायमेंशन हो, सबके लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉरल हो, स्पिरिचुअल हो, इंटेलेक्चुअल हो, ठीक है, इसको आप मेंशन कर सकते हो।
प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स ऑफ पीपल। भाई अगर स्टेट चाहे तो इंक्रोचमेंट कर सकता है लिबर्टी के ऊपर, बट वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि बहुत ही असेंशियल एलिमेंट है डेमोक्रेसी का। देन एक्ट एज लिमिटेशन, गवर्नमेंट को तानाशाह बनने से रोकते हैं, रूल ऑफ लॉ को स्टेब्लिश करने में मदद करते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट इनका डिफेंडर है, आर्टिकल 32। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात आती है कि फिर इनमें से सुपीरियर कौन है, तो इसका जवाब दिया था सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में, और वो केस आपको लिखना होगा। अगर वो आप नहीं लिखते हैं तो मजा नहीं आएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी। देखिए इनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। ये जो दोनों चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, दे आर टू व्हील्स ऑफ ए चैरियट। एक ही रथ के दो पहिए हैं और दोनों पहियों का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी एक व्हील नहीं होगा तो जो चैरियट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा गवर्नेंस का सिस्टम है, वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो टू गिव एब्सोल्यूट प्राइमेसी टू वन ओवर अदर इज टू डिस्टर्ब दिस हार्मोनी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है कि सुप्रीमेसी की बात मत करिए, बल्कि इन दोनों के बीच में बैलेंस की बात करिए। और इसी से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि द हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन दीज टू इज एन असेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए किस तरह से इतनी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, प्यारी प्यारी लाइन्स हैं। अगर इनको आप याद कर लोगे ना और मेंस में क्वेश्चन आ गया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर से आप एंड कर सकते हैं कि बैलेंस एंड हार्मोनी बिटवीन दीज टू। तो देखिए क्वेश्चन की डिमांड समझ गए आप। आपने पहले बता दिया कि डीपीएसपी क्या होती है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फिर आपने ये बता दिया कि डीपीएसपी किस तरह से इंपॉर्टेंट है वेलफेयर के लिए, वो सारे आपने बता दिए। देखिए प्रोविजंस यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है, उनको किस तरह से यूज करना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। फिर ये बता दो कि भाई डीपीएसपी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स कुछ भी नहीं है, वो भी क्रूशियल है। तो भाई फिर फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए? फाइनल डिसीजन है मिनर्वा मिल। वो क्या है कि बैलेंस एंड हार्मोनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको होलिस्टिक वे में तैयारी करनी है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे हो गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि 15 मार्कर है और आईआर से क्वेश्चन लिया गया, इंटरनेशनल रिलेशन से, गल्फ रीजन के ऊपर क्वेश्चन है। गल्फ रीजन ऑफर सेवरल न्यू स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटीज टू इंडिया। काफी सारी नई सामरिक संभावनाएं पैदा करता है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया ना, तो आपको ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं ये बतानी होगी, ऑब्वियस सी बात है, अब तो समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्या है? व्हाट आर द चैलेंजेस दैट नीड टू बी रिजॉल्व टू रिकैलिब्रेट इंडियाज टाइज विद द रीजन। देखिए नई संभावनाएं हैं तो इंडिया को अपने टाइज को रिकैलिब्रेट करना होगा, ताकि वो जो नई पॉसिबिलिटी है उनको आराम से आप यूज कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। लेकिन उसमें क्या चैलेंजेस हैं ये आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। तो चैलेंजेस बता दो, पॉसिबिलिटी बता दो, कंक्लूजन लिख दो, अपना काम हो जाएगा। समझ में आ गया? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस आपको पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, देन नई पॉसिबिलिटी बताइए, क्या चैलेंजेस हैं और क्या कंक्लूजन होगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया? स्टार्ट करें। देखिए गल्फ रीजन, अगर आपको नहीं पता है कि गल्फ रीजन क्या होता है, मिडिल ईस्ट क्या होता है, तो भाई ये जो मैप है ये मिडिल ईस्ट का मैप है और ये जो मैप है ये गल्फ कंट्रीज का है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये सब इसमें शामिल होते हैं। अब देखिए गल्फ रीजन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? शुरू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम उस पर डिपेंडेंट हैं। काफ़ी सारे इंडियन डायस्पोरा आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी टाइज तो काफ़ी मतलब लॉन्ग टर्म हमारी रिलेशनशिप है इस एरिया के साथ। लेकिन देखिए ये जो एरिया है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में भी रहा है, काफ़ी सिविल वॉर्स वगैरह देखने को मिली हैं, ठीक है। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी यहाँ पे होते हैं। लेकिन अब काफ़ी चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। किस तरह के चेंजेस, वो आपको लिखने होंगे कि क्या नई स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटी है। देखिए अब जो गल्फ कंट्रीज है ना, शुरुआत में इनका फोकस केवल पेट्रोलियम पे था, ठीक है, पेट्रोलियम पे था और काफ़ी पैसा इनके पास है। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो इनकी इकोनॉमी है इसको डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहे हैं, हायर एजुकेशन में जा रहे हैं,
ठीक है। तो इन सब में ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो काफ़ी नई नई संभावना है इंडिया के लिए भी कि इंडिया वहाँ जाके इन्वेस्ट कर सकता है। देन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, देखिए ये जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है ना, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था, तो ये जो गल्फ कंट्रीज है ना, इनका काफ़ी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इस पूरे एरिया में। अब आप जानते हैं ईरान वगैरह हो गया, सीरिया वगैरह हो गया, काफ़ी लफड़े होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गल्फ कंट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पे, तो अगर हमारे टाइज इनसे अच्छे रहेंगे तो हमारे टाइज मिडिल ईस्ट में भी अच्छे हो जाएंगे। और देखिए जब हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, यूए की, बहरीन की, तो इंडिया के रिलेशन इनसे काफ़ी अच्छे हैं। और इस बात का एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि यूएई ने अभी रिसेंटली जो हमारे पीएम थे, उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया था। उसका क्या नाम था? ऑर्डर ऑफ जायद, ठीक है। इसके अलावा देखिए जब हमने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक किया था, तब भी सऊदी अरेबिया, यूएई ने ज़्यादा कुछ इशू क्रिएट नहीं किए थे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारे टाइज कितने अच्छे हैं। देन इंडिया इजराइल के जो रिलेशनशिप है वो एकदम डीपन हो रहे हैं, ये हमारा इंटरेस्ट है। और इनका कुछ भी रिलेशन नहीं है इंडिया पैलेस्टीन के इश्यूज से, ठीक है। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? डी हाइफनेशन। मतलब इंडिया किस तरह के टाइज रखेगा इजराइल के साथ वो अलग चीज़ है, और इंडिया किस तरह के टाइज रखेगा पैलेस्टीन के साथ वो अलग है। इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, इसको बोलते हैं डी हाइफनेशन। और क्योंकि देखिए इस पूरे मैटर में जो अरब कंट्रीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। समझ में आ गया? अब देखिए इसके बाद देखिए देन नेक्स्ट वन इज द अब्राहम अकॉर्ड ऑफ 2020। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये जो अकॉर्ड है ये बेसिकली इजराइल, बहरीन एंड यूएई के बीच में हुआ है, और इसमें यूएसए का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। तो इससे ऐसा माना जा रहा है कि अब जो अरब कंट्रीज हैं वो अपने आप को डीकपल कर रही हैं, किससे? पैलेस्टीन इश्यूज़ के। और इसकी जो बैकग्राउंड है वो आपको सबको पता ही होगा, तो एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा देखिए जो यूएई है वो अभी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को चेयर करता है, और यूएई के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी है, मैंने आपको बताया था अभी। तो इंडिया इसको यूटिलाइज कर सकता है इंडियन ओशियन रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, ठीक है। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास जिनको हम जो है कैप्चर कर सकते हैं। अब बात आती है चैलेंजेस की कि भाई क्या चैलेंजेस हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कोविड के टाइम पे काफ़ी इश्यूज हुए हैं। जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो लेबर है, जो वर्क फोर्स है, उसको कम किया जा रहा है, उसमें इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हैं। वहाँ पे इंडियंस की जो वर्किंग कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है। देन इन एबिलिटी टू टैप इनटू फुल पॉसिबिलिटीज। देखिए जो गल्फ कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो लोग काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट हमारी कैपेसिटी नहीं है उस पूरे को कैटर करने की, तो ये हमारा इशू है। देन इनसफिशिएंट अटेंशन। देखिए ये जो गल्फ कंट्री है यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन काफ़ी चल रहा है। भाई पहले यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म चलता था, जो रिलीजन है उसका काफ़ी रोल होता था सोसाइटी में, लेकिन अब उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। वुमेन को राइट्स वगैरह दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जिस पे हमको अपना फोकस करना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इंडिया का शुरू से ऐसा मानना था, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, कि ये जो एरिया है गल्फ वाला, तो यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म काफ़ी ज़्यादा है, तो इनसे दूरी थोड़ी हमें बनाए रखनी चाहिए। बट अब यहाँ पे काफ़ी सारे रिफॉर्म्स वगैरह हो रहे हैं। चीन का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, चीन को तो आप हर किसी क्वेश्चन में ला ही सकते हो अगर आसपास की बात हो रही है तो। देन रिक्वायरमेंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड ऑयल। देखिए अभी भी जो हमारा मेन जो लिंक है वो एनर्जी सिक्योरिटी पे है, हमें इसको और डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि अब वो लोग भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो हमें भी ये जो लिंक है इसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या चैलेंजेस हैं। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो देखिए सिंपल सी बात है कि इंडिया को अपना माइंडसेट जो है वो चेंज करना होगा। जो आउटडेटेड परसेप्शन है गल्फ का, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, उसको चेंज करना होगा, और जो नई स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटी है उनको सीज करना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़े आगे, चलिए। तो भाई अब ये जो फर्स्ट सेगमेंट है ये तो खत्म होता है, अब हम आते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ, और यहाँ पे एक लर्नर की आंसर शीट हम डिस्कस करेंगे। केवल फर्स्ट क्वेश्चन ही लोगों ने अटेम्प्ट किया है, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
देखिए इन्होंने शुरुआत की है पार्ट 4 से, जो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कोई कोटेशन स्टेटमेंट नहीं पता हो तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने लिखा है कुड बी बेटर। अगर वैसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। फिर आपने क्या लिखा है, आपने आर्टिकल्स लिख दिए। देखिए क्वेश्चन में पूछा नहीं गया कि आर्टिकल्स क्या है, आप क्वेश्चन की डिमांड को समझो। आप ये बताइए कि डीपीएसपी किस तरह से इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताना है। तो इन सब पॉइंट्स का यहाँ पे मतलब नहीं है, ये चीज़ नहीं पूछा गया है। देन डीपीएसपी कैन बी कंसिडर्ड एज मोर सिग्निफिकेंट, ये एकदम की डिमांड है क्वेश्चन की जो आपने यहाँ पे लिखी है। तो ये आपको पहले लिखना चाहिए था, उन आर्टिकल्स का मतलब नहीं है। आपने क्या लिखा है कि इनका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बहुत ही शानदार पॉइंट आपने लिखा है। डीपीएसपी प्रोटेक्ट द राइट्स, किस तरह से भाई, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो वो चीज़ ज़्यादा सही है, ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी, तो इसको नहीं लिखना चाहिए। देन डीपीएसपी दे आर अफर्मेटिव डायरेक्शन, ये बात भी सही है। आर्टिकल नंबर लिख देते हैं कि भाई ये स्टेट की ड्यूटी है, वो लिख देते हैं आप कि डायरेक्शंस वगैरह दी गई हैं। डीपीएसपी इज नॉट सबऑर्डिनेट, तो भाई इसका जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो केस है, जो मिनर्वा मिल है, वो आपको लिखना चाहिए था। डीपीएसपी इज अबाउट सोशियो इकोनॉमिक, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिखा है, ठीक है, ये भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है। देन जवाहरलाल नेहरू सेड दैट where there was a conflict between fundamental right and DPSP, the DPSP should prevail। देखो यार, मुझे काफ़ी डाउट है इस स्टेटमेंट पे, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फोर्सिएबल है, तो ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता है। तो एक बार चेक करना, मुझे बहुत डाउट है, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट आपने लिखा है, ठीक है। देन आपने क्या बोला है, आफ्टर द मिनर्वा मिल केस द सुप्रीम कोर्ट व्यू दैट देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, ये बात सही है। एंड देर वॉज नो नीड टू सेक्रीफाइस, देखिए इसको और सही से आपको लिखना चाहिए था। हारमोनी, बैलेंस, वो चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए थी, क्योंकि वो इस क्वेश्चन की डिमांड है। ये बात भी सही है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे आती तो और अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, एक तो कुछ पार्ट्स आपने छोड़ दिए हैं, आपको पता ही है कौन से पार्ट आपने छोड़े, मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है। रिलेवेंट पॉइंट्स लिखिए, ठीक है, जो चीज़ नहीं पूछी गई उसको मत लिखिए, ठीक है। और अननेसेसरी पॉइंट मत लिखिए, क्योंकि उससे जो एग्जामिनर है उसका माइंड खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और ये जो आपका कंक्लूजन, इसको थोड़ा छोटा करो, 3 से 4 लाइन काफ़ी होती है, इससे ज़्यादा मत लिखो, ठीक है। तो देखिए इसी के साथ जो हमारा सेशन है इसको हम एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं। एंड अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।